27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस में अचानक आग लग जाती है। ये राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर था। ट्रेन अयोध्या से कार सेवकों को लेकर अहमदाबाद लौट रही थी, लेकिन अचानक हुए इस हादसे में कोच नंबर S6 में फंसे 59 लोग जिंदा जल जाते हैं। उसी रात गुजरात दंगों की आग में झुलस जाता है। अहमदाबाद के कई इलाकों में नरसंहार होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। अदालत में अगले 9 सालों तक ये केस चला। इस दरमियान दर्जनों चार्जशीट फाइल हुई, कॉन्स्पिरेसी थियरीज के दौर चले, मीडिया रिपोर्ट्स आई, पॉलिटिकल तूफान उठे, जांच कमेटियों की पोथी भर रिपोर्ट सामने आई, पर गोधरा कांड की असलियत सामने नहीं आई। मगर इन रिपोर्ट्स में क्या था? कैसे हुआ था गोधरा कांड? क्यों प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इमरजेंसी लैंडिंग कर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म पालन करने के लिए कहा था? और कैसे नरेंद्र मोदी ने उन आरोप लगाने वाले को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुझ पर लगे इल्जाम सच साबित होते हैं तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना। आज सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे 2002 के गुजरात दंगों पर, लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ वही बोलेंगे जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बताया गया है या फिर उच्च स्तरीय न्यूज एजेंसियों द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया गया है, और हम पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे। मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए। आपको बुरा लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है। इसके बाद अगले 1 दशक तक राम जन्मभूमि का मुद्दा छाया रहा, जिसमें पूरे देश के हिंदू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। ऐसी एक हिंदू संगठन है विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने फरवरी 2002 में अयोध्या में 100 दिनों का पूर्णाहुति महायज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में देश भर से लाखों कार सेवक जा रहे थे। कार सेवक शब्द का अर्थ है जो अपनी इच्छा से सेवा करना चाहता हो। कुछ लोग इनको राम भक्त भी बोलते हैं। गुजरात से भी 2-2 हजार के 3 जत्थों में कार सेवक अयोध्या जाने वाले थे। जो पहला बैच 22 फरवरी को गुजरात से अयोध्या पहुंचा, फिर यज्ञ पूरा होते ही 26 फरवरी को सभी कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस में बैठकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। इस ट्रेन की कैपेसिटी 1100 की थी, लेकिन ट्रेन में 2000 लोग सवार थे, जिनमें से 1700 कार सेवक थे। जांच रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस ट्रेन में जो S5 और S6 कोच थे, उनमें सबसे ज्यादा कार सेवक थे। और अगले दिन इन डब्बों में जो होने वाला था वही आगे चलकर गुजरात दंगों का मुख्य कारण बना। अब रेलवे टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेन को 26 तारीख की रात 3 बजे तक गोधरा पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन करीब 5 घंटे लेट चल रही थी और 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन पहुंची, जहां से 5 मिनट हॉल्ट के बाद ट्रेन अहमदाबाद की तरफ चलने लगती है। लेकिन तभी ट्रेन की चेन खींची जाती है और पता चलता है कि कुछ ही देर में ट्रेन के S6 डब्बे में आग लग जाती है, जिसे फायर ब्रिगेड आकर बुझाए। उसके पहले 22 पुरुष, 27 महिलाएं और 10 मासूम बच्चे समेत 59 लोगों की जान चली जाती है और शुरू होते हैं गुजरात के दंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आग लगी कैसे? तो विश्व हिंदू परिषद ने इसे हिंदुओं के खिलाफ एक प्री प्लान्ड साजिश करार दिया। गुजरात सरकार ने कहा कि कश्मीर के आतंकवादियों और गोधरा के कट्टरपंथियों ने इसे मिलकर अंजाम दिया, जबकि एक पक्ष का मानना है कि ये सिर्फ एक हादसा है। लेकिन इस हादसे की तह तक पहुंचने के लिए शाह ननावती कमीशन बनाई गई, जिन्होंने करीब 6 सालों तक जांच करने के बाद 2008 में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेशन से सटा हुआ इलाका
था घांची मुस्लिम समुदाय की बस्ती। यहाँ कई लोग स्टेशन पर चाय, नाश्ता और दूसरी चीजें बेचा करते थे। ज्यादातर के पास वैध लाइसेंस नहीं था, मगर उस दौर में यह आम बात थी। और जब ट्रेन रुकी तो कुछ कार सेवक नीचे उतरे, तभी उनकी कुछ मुस्लिम वेंडर्स से कहा सुनी हो गई। मामला इतना बढ़ा कि सिद्दीकी बकर नाम के एक चाय वाले के साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। हैरानी की बात यह है कि उस दिन उज्जैन और कुछ अन्य स्टेशनों पर भी कार सेवकों और मुस्लिम वेंडर्स के बीच बहस और टकराव हुए थे, जिनकी खबरें जनमोर्चा जैसे अखबार में छपी थी। खैर, इन सब के बीच करीब 7:50 पर ट्रेन गोधरा स्टेशन से चलती है, लेकिन मुश्किल से 60 से 70 मीटर आगे बढ़ी कि 4 डब्बों में अचानक चैन खींच दी गई और ट्रेन रुक जाती है, क्योंकि पीछे कुछ कार सेवक छूट गए थे। इसके बाद ट्रेन चल देती है, मगर सिर्फ 1 किलोमीटर बाद दोबारा से एक बार नहीं, कई बार ट्रेन की चेन खींची जाती है और ट्रेन फिर रुक जाती है। तभी आसपास गांव के 2000 से भी ज्यादा मुसलमान पटरी पर उतर आए और उन्होंने उस बोगी पर पत्थर मारा, और जिस वजह से कार सेवकों ने बोगी के दरवाजे बंद कर दिए। तभी बोगी नंबर S6 में भयंकर आग लग गई, या आग लगा दी गई। लेकिन आग लगी कैसे? क्या अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था? किसी पैसेंजर की गलती से आग लगी, या बाहर से किसी ने आग लगाई? इसकी जांच करने की जिम्मेदारी मिली अहमदाबाद की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को, जिन्होंने बाकायदा एक सिमुलेशन किया, जिसमें उसी स्थान पर एक ट्रेन की बोगी को रखा गया। अलग अलग तरह के कंटेनरों का इस्तेमाल करके बोगी पर पानी डाला गया, ताकि आग फैलने के तरीके का परीक्षण किया जा सके। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बोगी की खिड़की की ऊंचाई जमीन से 7 फीट थी। ऐसी स्थिति में बाहर से बाल्टी या जरीकेन की मदद से पेट्रोल या कोई इनफ्लेमेबल लिक्विड फेंकना संभव नहीं था, क्योंकि क्राइम सीन को रिक्रिएट करते समय ज्यादातर लिक्विड बोगी में जाने की बजाय बाहर ही गिर रहा था। माने आग लगाने पर बोगी के बाहर और नीचे का हिस्सा ज्यादा जलना चाहिए, लेकिन अगर S6 की तस्वीरें देखेंगे तो समझ आता है कि बाहर की तरफ ऐसे निशान नहीं थे। वहीं जांच के दौरान जब S6 की जली हुई बोगी को बारीकी से देखा गया तो सीट नंबर 72 के पास सबसे ज्यादा नुकसान पाया गया। यहीं से आग फैली और यहीं से करीब 60 लीटर ज्वलनशील तरल पदार्थ डाला गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आग बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगाई गई थी। अब सवाल ये था, इसे अंदर से किसने लगाया? नानावती कमीशन की रिपोर्ट के बाद में SIT की चार्जशीट में कुछ नाम सामने आए। नानू मियां, मौलवी उमर, रज्जाक कुकर और सलीम पनवाला। इन लोगों ने कोच S6 और S7 के बीच में वेस्टिब्यूल यानी जो हिस्सा दोनों डिब्बों को जोड़ता है वहां का क्लैंप काटा, फिर मिलकर करीब 60 लीटर पेट्रोल कोच के अंदर डाला। इसके बाद रज्जाक कुकुर और सलीम पनवाला की निगरानी में इस भयानक आगजनी को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि पिछली रात 10 बजे इन्होंने पास के पेट्रोल पंप से 140 लीटर पेट्रोल खरीदा था। और नानावती रिपोर्ट साफ कहती है कि सबका मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना उमर था। चलिए अब गोधरा कांड वाले दिन की कहानी को आगे बढ़ाएं। तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और उसी दिन यानी 27 फरवरी 2002 की शाम को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जांच शुरू करने के आदेश दिए गए, लेकिन एक और अहम फैसला लिया गया कि गोधरा में मारे गए लोगों के शवों को अहमदाबाद लाया जाएगा। यहीं से एक और विवाद खड़ा हो गया। इन शवों को ना तो सरकारी संरक्षण में रखा गया और ना ही सीधे परिजनों को सौंपा गया, बल्कि इन्हें विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया गया। VHP ने कहा ये हमारे कार सेवक हैं। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर VHP नेताओं ने इन शवों को खुले वाहनों में रखकर शहर की सड़कों में जुलूस की शक्ल में निकाला। ये दृश्य न केवल लोगों की आंखों के सामने था, बल्कि न्यूज चैनलों पर इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था। जय श्री राम और उग्र नारों की गूंज के बीच पूरा अहमदाबाद जैसे एक सामूहिक सदमे में चला गया। इसके बाद शवों को 16 सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहले से ही VHP, बजरंग दल और RSS जैसे संगठनों के नेता और कार्यकर्ता गुस्से से भरे खड़े थे। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि हालात पुलिस के काबू से बाहर होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए, गुस्सा उबाल मारने लगा, और फिर जो हुआ वो गुजरात के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। 28 फरवरी 2002 की सुबह जब अहमदाबाद शहर जागा तो वो दंगों की आग में चल रहा था। शहर के नरोडा, बापूनगर, पालड़ी, बेसिलपुर, रनीप जैसे इलाके जलने लगे। नरोडा में तो हालात इतने बिगड़ गए
है कि लगभग 5000 लोगों की उग्र भीड़ ने 97 लोगों का सामूहिक नरसंहार कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम में हर दिशा से फोन की घंटियां बज रही थी, मदद की गुहार लग रही थी, लेकिन सड़कों पर उतरी भीड़ इतनी विशाल और उग्र थी कि गुजरात पुलिस खुद को लाचार महसूस करने लगी। शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हाई अलर्ट लगा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग लग चुकी थी नफरत की, बदले की और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हिंसा की। इधर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इतने घबरा गए थे कि उन्होंने दूसरे राज्यों से मदद भी मांगी, लेकिन इन हालातों में गुजरात की मदद किसी ने नहीं की। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहाँ भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब। अरे मैं और सारी पुलिस इन्होंने मना कर दिया। 3 मार्च तक गुजरात दंगों की आग में झुलसता रहा। अहमदाबाद, गांधीनगर, मोडासा, हिम्मतनगर, महसाना, गोधरा, बड़ोदरा, राजकोट और सूरत समेत कई शहरों में मुख्य रूप से दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए और घायल भी हुए। ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि इन दंगों में 790 मुस्लिम, 254 हिंदू मारे गए, लेकिन अनऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़े 2000 के भी पार थे, जबकि लाखों लोग विस्थापित होकर बेघर हो गए। कुछ दिनों बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गोधरा पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेते हैं और शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। तब नरेंद्र मोदी ने बेझिझक होने कहा, हम भी वही कर रहे हैं जनाब। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। हमें विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। और अटल जी के सिखाए राजधर्म पर ही चलकर मोदी सरकार ने गुजरात में हालातों को संभाला और 2003 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में वो बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर बैठ गए, लेकिन उन्हें फिर भी सवालों के घेरे में खड़ा रहना पड़ा। उनकी सरकार पर कई आरोप लगे, लेकिन वो डटे रहे। फिर नानावती कमीशन ने 45,000 शपथ पत्र और 1000 गवाहों के स्टेटमेंट्स के साथ 1500 पन्नों की अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, जिसमें नरेंद्र मोदी और गुजरात गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दी गई। जिसके बाद 2011 में अदालत ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी और 2019 में नानावती कमीशन की फाइनल रिपोर्ट में भी। वह राज्य सरकार ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और स्पेशल कोर्ट ने 1 मार्च 2011 को गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 30 लोगों को दोषी पाया, जिनमें से 11 को फांसी की सजा और 20 को उम्र कैद की सजा दी गई। फांसी मिलने वाले में रजा कुकुर शामिल था, लेकिन यह हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने पुलिस और कमीशन की ओर से आरोपित मौलाना उमर को बाइज्जत बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट में फैसले के बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने उन 11 लोगों की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया, जिसके लिए उन्होंने 2 तर्क दिए। पहला, हाई कोर्ट का कहना था कि आग एक तरफ से लगाई गई, माने दूसरी तरफ से भागने का रास्ता छोड़ दिया गया था, यानी आरोपियों का मकसद इतनी बड़ी संख्या में मौतों का नहीं था। दूसरा, कोच में भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से ज्यादा मौतों की जिम्मेदार वो भीड़ भी थी जो ट्रेन के भीतर थी। इस जजमेंट के बाद 10 अक्टूबर 2017 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी, जिसमें S6 में उस वक्त मौजूद लोग जो बच गए थे लेकिन करीबियों को खो बैठे थे, उन्होंने इस जजमेंट को गलत माना। उनका कहना था कि ये फैसला समाज को एक गलत संदेश देगा। आगे इस केस का क्या हुआ, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये था गुजरात दंगों पर हमारा निष्पक्ष वीडियो, जो सिर्फ डेटा के आधार पर बनाया गया। तो आपको ये वीडियो और इसकी सच्चाई सही लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। गोधरा कांड और गुजरात दंगों पर अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही अनसुने अनकहे किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
6 टोपियों, मूंगे की 4 मालाएं, चीन का एक बक्सा, तेल के 2 पीपे, शहद के 2 पीपे, 6 हाथ धोने की बेसिन और कपड़े का एक थान। ये वो चीजें जो यूरोप के कंगाल देश पुर्तगाल के नाविक वास्को द गामा ने भारत पहुंचकर कालीकट के राजा जामोरिन को पेश की थी, वो भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए। जो देख राजा के दरबार में मौजूद हर किसी की हंसी छूट गई, क्योंकि कालीकट में उस वक्त धन कुबेरों का बसेरा था और महाराज जामोरिन को सोने चांदी की चीजें भी अब नहीं लुभा पाती थी। ऐसे में ये चिंदी सामान देखकर वास्को द गामा को बोले, ये क्या है? तुम क्या ढूंढने आए हो? आदमी या पत्थर? लगता तो नहीं तुम आदमी ढूंढने आए हो, वरना सुल्तान के लिए कम से कम तोहफे में कुछ सोना चांदी जरूर लेकर आए होते। और अपमानित होकर वास्को द गामा को उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। लेकिन जो शख्स इतने बड़े देश के छोटे से साम्राज्य के राजा तक को नहीं लुभा पाया, लेकिन इतिहास की सबसे अजीब बात यह है कि जिस इंसान को भारत के एक छोटे से हिस्से का राजा तक गंभीरता से नहीं ले सका, आज उसे भारत का खोजकर्ता कहा जाता है। जबकि सच ये है कि भारत कभी खोजा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि भारत तो तब भी था जब दुनिया के आधे से ज्यादा देशों का नाम नक्शे पर भी नहीं था। भारत एक ऐसा देश जो हजारों वर्षों से अपने समृद्धि, संस्कृति और संपन्नता के लिए जाना जाता रहा है। मसाले, कपड़े, धातु, ज्ञान, योग और आयुर्वेद, यहाँ से हर चीज दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया और इसी लालच में सदियों से दुनिया भर की नजरें भारत पर टिकी थी। 15वीं सदी में अरब देशों को भारत आने का जमीनी मार्ग पता था और वो यहाँ से मसाले खरीद कर यूरोप में 5 गुना दाम पर बेचते थे। ऐसे में यूरोपियन देशों में भारत तक पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजने की होड़ मची थी और वास्को द गामा वो पहला शख्स था जिन्होंने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज की, ना कि भारत को। और यहीं से इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर लिखा गया। भारत का नाम तो पहले से था, लेकिन खोज का क्रेडिट यूरोप को दे दिया गया। इसलिए किताबों की इन झूठी कहानियों से परे आज हम जानेंगे कि कैसे वास्को द गामा ने भारत आने का समुद्री रास्ता खोजा और खाली हाथ लौटने के बावजूद भी यूरोप में उसका जमकर स्वागत क्यों किया गया, और अपनी पहली भारत यात्रा के 4 साल बाद वास्को द गामा क्यों 20 जहाज और 1800 लोगों का जंगी बिड़ा लेकर कालीकट पर आक्रमण करने पहुंचा था। लेकिन उसके पहले अगर आपको हमारे महान देश भारत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। साल 1481 में जब जॉन द्वितीय पुर्तगाल का राजा बना तो उसने देखा कि पुर्तगाल का शाही खजाना खाली है, जबकि कुलीन रईस ऐश फरमा रहे हैं और देश में राजा की ताकत कम होती जा रही है, जिसे बढ़ाने का एक तरीका है राज दरबार के खजानों के भंडार भरना। इसलिए सबसे पहले तो उसने अफ्रीका के साथ चलने वाले सोने और गुलामों के व्यापार को बढ़ाया। फिर उसकी नजर गई मसालों के व्यापार पर। उस वक्त अरब का ऑटोमन साम्राज्य यूरोप के साथ मसालों का व्यापार करता था, लेकिन हर कोई जानता था कि ये मसाले एशिया में कहीं दूर बस एक बड़े साम्राज्य से आ रहे हैं। और तभी यूरोपियन देशों ने भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता खोजने का निर्णय लिया और कई नाविकों ने कोशिश करना शुरू किया। उसी वक्त कोलंबस भी भारत की खोज करने निकला, लेकिन उस दौर में ना तो नक्शे थे और ना ही कोई और साधन। इसलिए वो राह भटक कर अमेरिका पहुंच गया और सन 1492 में अमेरिका की खोज हुई। इसी बीच सन 1495 में जॉन द्वितीय की मौत हो गई, लेकिन उनके वारिस इमैनुएल में भी भारत तक पहुंचने का जज्बा उतना ही मजबूत था। अपनी इस मुहिम को अंजाम देने के लिए उन्होंने कमांडर के तौर पर वास्को द गामा को चुना। वास्को द गामा, जिसका जन्म 1460 से 1469 के बीच हुआ था, वो पुर्तगाल के कुलीन वर्ग से आते थे, इसलिए उन्होंने नौसेना में शामिल होने का मौका पाया। इस दौरान उन्होंने बहुत नाम कमाया, क्योंकि समुद्री यात्रा को लेकर उन्हें काफी जानकारी थी और किंग इमैनुएल के आदेश पर वास्को द गामा ने 8 जुलाई 1497 के दिन भारत तक पहुंचने की अपनी यात्रा शुरू की। वो अपने साथ 4 छोटे जहाज, 171 आदमी और 3 साल का राशन लेकर निकला। वास्को खुद साओ ग्रेबियल नाम का एक बड़ा जहाज चला रहा था। उसके अलावा साओ राफेल जहाज की कमान उसके भाई पावलो के हाथ
हाथ में थी और तीसरा जहाज वास्को का दोस्त निकोलस कोयोलो चला रहा था। अब यात्रा के पहले पड़ाव में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ये रास्ता जाना पहचाना था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के देश सिएरा लियोन में उसने यात्रा का पहला चरण पूरा किया, लेकिन आगे का सफर आसान नहीं था। महीनों तक जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों से जूझता रहा, तूफान में फंसा, दिशा भटक गए, सैकड़ों मील तक सिर्फ पानी और बीच समंदर में खाने पीने की किल्लत। नाविकों के शरीर में सड़न की शुरुआत हो गई थी क्योंकि उन्हें महीनों एक भी ताजा फल या सब्जी नहीं मिली थी। बीमारी का नाम था स्कर्वी और ये जानलेवा साबित हो रही थी। हर रोज कुछ 100 समंदर में बहा दिए जाते। इसके बाद अफ्रीका का कैप ऑफ गुड होप आया, जिसे पार करना उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक नौवहन चुनौती मानी जाती थी। बड़ी लहरें, चट्टानी किनारे और झुकता सूरज। जैसे समंदर कह रहा हो भारत तक जाना है तो मेरी आग से गुजरो। लेकिन वास्को द गामा आगे बढ़ गया। मोजाम्बिक से लेकर मोसाबा तक उसने एक एक बंदरगाह पर रुककर समझने की कोशिश की अरब व्यापारी कौन है, कैसे व्यापार करते हैं और भारत का रास्ता क्या है। हालांकि यहाँ ज्यादातर लोग मुसलमान थे और वो ईसाई बेड़े को देखकर हमला न कर दे, इसलिए वास्को द गामा यहाँ भेष बदल कर रहा। लेकिन उसने सबसे बड़ी भूल ये की थी कि इतने लंबे सफर पर निकलने के बावजूद उसने राजाओं के लिए कोई भी कीमती तोहफे नहीं लिए और इन दोनों देशों में भी वो जब कोई कीमती तोहफा पेश नहीं कर पाया तो सुल्तानों ने उसे अहमियत नहीं दी और उसे भगा दिया गया। इसलिए आते जाते उसने गुस्से में अपने जहाज से इन द्वीपों पर तोपों से गोले दाग दिए। 14 अप्रैल को वास्को के साथ मालिंदी के तट पर ये काफिला पहुंचा। यहाँ के सुल्तान को मोम्बासा से दुश्मनी थी, इसलिए उसे वास्को के साथ हुए व्यवहार का पता चला तो उन्होंने पुर्तगालियों का स्वागत किया। अब तक वास्को को भारतीय व्यापारियों की कुछ खबरें मिलने लगी थी, जिससे उसे पता चला कि वो सही रास्ते में है और मालिंदी यानी कि आज के केन्या में उसे वो इंसान मिला जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। एक अनुभवी अरब पायलट जिसने मानसून की हवाओं के जरिए भारत तक पहुंचने का समुद्री रहस्य बताया। फिर इन हवाओं के सहारे 20 मई 1498 को लगभग 10 महीनों की भयानक यात्रा के बाद वास्को द गामा की नजर भारत की धरती पर पड़ी। जगह थी कालीकट यानी आज का कोझिकोड। फिर यहाँ भी सभा में वही किस्सा हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो में शुरुआत में ही बताया। महाराज जमोरीन की सभा में वास्को के उपहार की काफी मजाक उड़ाया गया क्योंकि उस समय भारत का व्यापारी वर्ग इतना अमीर था कि ऐसे तोहफे उसे बच्चे के खिलौने जैसे लगे थे। ऊपर से कालीकट के अरब व्यापारियों ने पहले ही से महाराज जामोरीन के कान भर दिए थे। ऐसे में वास्को द गामा जब कोई कीमती तोहफा पेश नहीं कर पाया तो जामोरीन ने उसे नजरबंद कर दिया। उसके बाद पुर्तगाली बेड़े से कहा गया कि वो तब तक नहीं निकल सकते जब तक वो अपना सारा सामान उतार कर उसे बेच न दे और उससे राजा को टैक्स न चुका दे। इसलिए मजबूरी में वास्को द गामा को खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि उसने थोड़े बहुत मसाले जरूर खरीदे थे जिसकी बात आगे करेंगे। फिलहाल वास्को की वापसी पर नजर डालें तो ये सफर और मुश्किल था। आते हुए मानसूनी हवाएं उसका साथ दे रही थी, लेकिन जाते हुए उसके जहाज को हवाओं के विपरीत तैरना पड़ा। नतीजन वापस पुर्तगाल पहुंचने में उसे आने में 100 दिन से ज्यादा लगे। इस पूरे सफर में उसके 120 लोगों की जान चली गई और उसके 2 जहाज उसे छोड़ने पड़े और जो लोग बचे थे वो भी हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। लेकिन जैसे ही वो पुर्तगाल पहुंचा वहां उसका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई राजा युद्ध जीत कर लौटा हो, क्योंकि वो अब सिर्फ एक नाविक नहीं था, वो बन चुका था भारत तक रास्ता खोजने वाला पहला यूरोपियन। तभी उसे और राजा इमैनुअल को भारत की असली ताकत का भी अंदाजा लग गया। दरअसल कालीकट से वास्को द गामा जो थोड़े मसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचा था, उन्हें बेचने से ही भारत आने के कुल खर्चे से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ, यानी 100 रुपए खर्च के बदले 6000 का प्रॉफिट। जो देख पुर्तगाल के राजा की आंखें चमक उठी। इसलिए साल 1501 में पुर्तगाल ने 2 जंगी बेड़े भारत की ओर रवाना किए, लेकिन रास्ते के तूफान, बीमारियां और लंबी यात्रा ने उनके जहाजों की कमर तोड़ दी। जब वो कालीकट पहुंचे तो राजा जामोरीन अब भी अपने रुख पर अड़िग थे। न व्यापार की अनुमति, न संधि की कोई गुंजाइश। मजबूर होकर पुर्तगाली बेड़े को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन इस बीच उन्होंने चुपचाप एक चाल चली। कोचीन में एक पुर्तगाली फैक्ट्री की नींव रख दी और यहीं से भारत में यूरोपियन ठिकानों का असली आरंभ हुआ। लेकिन असली कहानी शुरू हुई 1502 में, जब चौथे पुर्तगाली आर्माडा
को भारत भेजा गया, इस बार नेतृत्व खुद वास्को द गामा के हाथों में था। फर्क ये था कि अब वो एक नाविक नहीं बल्कि एक युद्ध नायक बनकर आया था। मिशन था कूटनीति नहीं, करारी कार्रवाई। 29 अक्टूबर 1502 को जब वास्को दोबारा कालीकट पहुंचा तो उसने स्वागत में तोहफे नहीं तोपे भेजी। लगातार 2 दिन तक कालीकट के समुद्र से गोलीबारी की गई। जब कोशिशों के बाद भी राजा जामोरिन नहीं झुके तो वास्को को एक बार फिर लौटना पड़ा, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं गया। जाते जाते वो कन्नूर में एक और पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करने में सफल हो गया। धीरे धीरे समुद्र पर पुर्तगाल का झंडा लहराने लगा और पुर्तगाल धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बनाने लगा था। आने वाले 100 सालों तक भारत से होने वाले समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। मसालों, रेशम, सूती कपड़े और यहाँ तक कि लोगों की तस्करी तक हर रास्ता पुर्तगालियों के नियंत्रण में था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार को चुनौती दी और जल्द ही डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत की तरफ देखने लगी। भारत अब सिर्फ व्यापार का मैदान नहीं, यह बनने वाला था कोलोनियल सत्ता की युद्ध भूमि। जहां तब वास्को द गामा की बात है, उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1524 में वो तीसरी बार भारत लौटा, इस बार एक नए रुतबे के साथ। उसे भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया, लेकिन अब गामा एक थका हुआ, बीमार, बुजुर्ग शख्स बन चुका था। उसने कोचीन पहुंचकर पुर्तगाली अधिकारियों के बीच फैसले, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन शायद भारत की जमीन पर उसका वक्त पूरा हो चुका था। कुछ ही दिनों में उसे मलेरिया ने घेर लिया और 24 दिसंबर 1524 को उसकी मौत हो गई। उसे कोचीन के किले में दफनाया गया और सालों बाद 1539 में उसकी अस्थियां पुर्तगाल वापस भेजी गई, वहीं जहां से उसकी भारत को लूटने की यात्रा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, वास्को द गामा को भारत का खोजकर्ता कहना उचित है या अनुचित? और अगर वास्को द गामा भारत को नहीं खोजता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं 4100 लाइक्स की। और हाँ, ऐसी ही अनकही, अनसुनी, सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद,